हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता भर्ती को लेकर जो विज्ञापन जारी होना था, उसको आज जो है मंगलवार के दिन जारी होने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो 30 दिसंबर मंगलवार के दिन आज ये विज्ञापन जारी हो गया है दोस्तों। और विज्ञापन में क्या-क्या शर्तें रखी गई हैं, क्या-क्या नया चेंज आया है, इस पर हम पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी निकल चुकी हैं। और ये 30 दिसंबर 2025 को आज इसका विज्ञापन जारी हो गया और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की अंतिम तिथि जो है 31 दिसंबर तक जो है जो प्रारंभ होगा वो 31 यानी कि कल से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 20 जनवरी। तो 20 जनवरी तक का इसमें समय दिया गया है। और परीक्षा शुल्क का अगर बात करें तो 20 जनवरी 2026 की रात्रि तक इसमें परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, इसमें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की जो तिथि रखी गई है वो रखी गई है 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच। इसमें फॉर्म में संशोधन करने का टाइम दिया गया है। तो क्या है इस भर्ती का पूरा डिटेल और किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, क्या होगा, ये सारी डिटेल्स हम इसके अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो पर बने रहें और पूरी जानकारी के साथ आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। और बहुत सारे चेंजेस इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे हैं, जो आरक्षण के हिसाब से किस प्रकार के चेंजेस हुए हैं, वो सारी चेंजेस पर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पर जो उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 27 अप्रैल 2023 द्वारा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं के जो निवारण संबंधी अधिनियम 2023 प्रख्यापित किया गया है। और किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं ठीक है, अधिनियम 2023 समय समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दी गई है। और साथ ही इसमें जो जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा समूह गौ के अंतर्गत सापेक्ष जारी विज्ञापन संख्या 18 अक्टूबर 2024 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर पहले आवेदन कर चुके हैं तो वो इसमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन केवल कला विषय को छोड़कर बाकी सारे आवेदन मान्य होंगे। ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या है कि दोस्तों, उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं, तो उनके लिए विशेष खबर है कि परंतु विज्ञापन नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना चाहते हैं तो अपना पूर्व से किया गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर नवीन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन तो किया है, लेकिन फिर से अगर आवेदन करना चाहते हैं तो अपना पूर्व में किया गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त करके दोबारा आवेदन कर सकते हैं। किंतु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। अर्थात अभ्यर्थी को नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। और ऐसा अभ्यर्थी हेतु आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2025 एवं अन्य अर्हताओं की निश्चायक तिथि आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन लोगों ने फॉर्म पहले से भर रखे हैं, उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर जो आवेदन करना चाहते हैं दोबारा तो कर सकते हैं, बट उनको क्या करना है, उनको पहले वाले आवेदन को निरस्त करवाना है। ठीक है। साथ ही दोस्तों, जो प्रवक्ता कला के लिए 2 पदों के लिए जो विज्ञापन इन्होंने 2 पदों के लिए आवेदन किया था कला के अभ्यर्थियों ने, तो उन अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा 2024 के अंतर्गत विज्ञापित पदों में सम्मिलित प्रवक्ता कला के 2 पदों को विज्ञापन से हटा दिया गया था। तदक्रम में विज्ञापन संख्या 18 अक्टूबर 2024 के सापेक्ष प्रवक्ता कला सामान्य शाखा हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन निरस्त किया जाता है। तो यहाँ पर कला विषय के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है यहाँ पर आवेदन निरस्त किया जाता है। बाकी विशेष इसमें इंफॉर्मेशन जो आई हुई है उनको हम पूरा चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वर्तमान में जारी होने वाले विज्ञापन में प्रवक्ता कला सामान्य शाखा के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन
कर सकते हैं। तो प्रवक्ता कला के पदों पर अब आवेदन कर सकते हैं और अभ्यर्थी द्वारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी उपश्रेणी का आकलन ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा न किया जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब इसमें जो है फॉर्म भरते वक्त उसमें आरक्षण का जिक्र किया गया हो और सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स फिल की गई हों। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जो भी आप चाह रहे हैं वो सब कुछ इसमें आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पर सारा करना है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी को सूचित किया जा रहा है कि विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित कर लें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत लंबे वेट ना करें कि फॉर्म भरेंगे करके, तो बहुत जल्दी अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर लें टाइम पे। ठीक है, उसके अलावा प्रश्नगत जो है परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक को खोला जाएगा और उसके बाद जो है इसमें उसी को जो है एक ही बार अवसर दिया जाएगा, दोबारा अवसर की उम्मीद ना करें। ये बात अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो सभी वेल एजुकेटेड हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, तो इट मीन्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लापरवाही ना करें फॉर्म भरते समय। ठीक है, अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन, इस चीज़ को बिल्कुल पॉइंट के साथ समझें दोस्तों, उक्त संशोधन परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि यानी कि दावे को संशोधित परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो परिवर्तित करने की स्थिति नहीं रहेगी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये बात स्पष्ट हो गई। और साथ ही जब फॉर्म भर लेंगे दोस्तों तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार और अन्य आवश्यक साक्ष्य प्रयोग हेतु अपने पास सुरक्षित रख लें। और प्रश्नगत प्रश्नों पदों हेतु निर्धारित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन हरिद्वार तथा हल्द्वानी नगर में स्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। किंतु अभ्यर्थियों ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्नगत पदों पर निर्धारित जो परीक्षा आयोजन होगा पाठ्यक्रम के अनुसार विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन कहाँ होगा, हरिद्वार तथा हल्द्वानी नगर में होगा, इन परीक्षा केंद्र में किया जाएगा। किंतु अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर परीक्षा का आयोजन केवल हरिद्वार नगर में ही किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों कि परीक्षा का आयोजन या तो हल्द्वानी में होगा और या हरिद्वार, हल्द्वानी और हरिद्वार दोनों जगह होगा, या फिर केवल हरिद्वार में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लैरिफिकेशन यहाँ पर पहले ही कर दी गई है। ठीक है, तो पहले से क्या होता था, स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी, लोकल एरिया में हो जाती थी, डिस्ट्रिक्टों में हो जाती थी, लेकिन इस बार आयोग जो है पूरा सख्ताई के साथ इस एग्ज़ाम को कराने वाला है और सब कुछ अच्छा होगा तो अभ्यर्थी अपना जो है तैयारी पर लगातार लगे रहें। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के सफल घोषित अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्व हस्तांतरित प्रिंट आउट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी निरस्त माना जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दें। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए जाने वाले गए दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को इस भर्ती परीक्षा से सीधे अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है दोस्तों, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन के अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए। यानी कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उन्हीं अभ्यर्थियों का मान्य होगा जो आवेदन के अंतिम तिथि तक वो वैलिड होना ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान दें कि तब तक उसको वैलिड होना ज़रूरी है। और अन्य प्रकार की अगर हम बात करें तो जिनके लिए अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा विषय तो आवेदन कर सकता है, तो ये भी स्पष्ट है। और जिनके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है, पुरुष अभ्यर्थी केवल
सामान्य शाखा, महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा और एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा करना होगा। तो इसमें अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा में अगर अप्लाई करेंगे तो दोस्तों जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, आवेदन एक ही करना है बट शुल्क 2 बार इसमें सबमिट करना है, ऐसा इन्होंने कहा है। और अगर बात करें कि जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है कि जो इसमें फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो फीस पड़ेगी उस चीज़ का ध्यान देना है कि इसमें जो दोनों शाखाओं में, सामान्य शाखा, महिला शाखा में उक्त विषयों में आवेदन करती है तो उसे दोनों शाखाओं में सामान्य शाखा प्रवक्ता हिंदी और अंग्रेजी, प्रवक्ता अंग्रेजी एवं महिला शाखा प्रवक्ता हिंदी और प्रवक्ता अंग्रेजी हेतु प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क पृथक पृथक सामान्य 150 और 150 300 रुपये ये जमा करना होगा और महिला शाखा के लिए 300 रुपये ये जमा करना होगा। कुल मिला के 600 रुपये निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क भी जमा करना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि हर उसके लिए 150 रुपये जमा करना होगा। विषयवार लिखित परीक्षा में एक से अधिक विषयों के सापेक्ष सफल घोषित अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों हेतु अभिलेख सत्यापन से पूर्व ऑनलाइन वरीयता भरी जानी अनिवार्य है। तो लास्ट में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें अगर एक से अधिक विषयों में सिलेक्शन होता है तो उसमें अभिलेख सत्यापन के लिए आपको वरीयता देनी जरूरी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है मेन पॉइंट। और साथ ही अभ्यर्थियों को के एक से अधिक विषयों में सापेक्ष सफल पाए जाने पर दशा में यथासमय ऑनलाइन प्रपत्र में दी गई वरीयता उनका चयन एक ही पद के सापेक्ष किया जाएगा। अर्थात किसी अभ्यर्थी के एक पद पर चयन होने के पश्चात अन्य पदों हेतु उक्त अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पदों का विवरण और इन पदों के सापेक्ष जो है कैसे फॉर्म कहाँ पर क्या दिया गया है, इस चीज़ को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं रिक्तियों का विवरण। तो यहाँ पर 808 पद, जैसे कि हमने पहले ही अपने क्लास के माध्यम से बता दिया था, जिसमें 725 सामान्य शाखा और महिला शाखा में 83 पद थे और इनकी संख्या घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। ये बात अभी सुरक्षित आयोग ने अपने पास रखी है। तो इसमें जो हमने पदों का विवरण दिया था आपको पहले भी, वही विवरण इसमें भी आया है दोस्तों, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, इसको समझ भी लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में यहाँ पर अनारक्षित की टोटल 40 पद हैं और टोटल पद हैं 78। ठीक है, संस्कृत में 54 पद आए हैं और अनारक्षित के 26 पद हैं। संस्कृत में 62 पद हैं, अनारक्षित के 32 पद। भौतिक शास्त्र में 73 पद टोटल हैं, जिसमें से अनारक्षित के 38 पद हैं। रसायन शास्त्र में 51 में से 28 पद अनारक्षित हैं। गणित में 43 टोटल पद हैं, इसमें 23 पद अनारक्षित हैं। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जीव विज्ञान के जो पद आए हैं टोटल, जीव विज्ञान के अंतर्गत आप देखें तो यहाँ पर 38 पद हैं जनरल के और टोटल 68 पद हैं। नागरिक शास्त्र में सबसे अधिक पद इसमें आए हैं जो 111 हैं और इनमें से 59 पद जो है अनारक्षित इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा नागरिक शास्त्र में 111 पदों में से अनारक्षित 59 है, तो ये बहुत अच्छी संख्या है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में 72 पद हैं, जिसमें से 36 पद अनारक्षित के हैं और इतिहास में 42 पदों में से 27 पद अनारक्षित हैं। भूगोल में 53 में से 26 पद अनारक्षित हैं। समाजशास्त्र में 13 पदों में से 9 पद अनारक्षित हैं। कला में 2 पद हैं, 2 पद में से 2 पद अनारक्षित हैं। वाणिज्य में 2 पद हैं। ठीक है, और अन्य जो है दोस्तों आपका वाणिज्य में 2 पद, कृषि शास्त्र में 2 पद हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पर 2 ही पद अनारक्षित भी हैं। तो 388 पद दोस्तों इसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए आए हुए हैं, यानी कि जिसमें सभी लोग अप्लाई कर पाते हैं। तो मेनली तो यही पद होते हैं जो सबके लिए एलिजिबल, जिसके लिए सब एलिजिबल होते हैं। तो ये सबसे इन्हीं पदों का मेन रोल होता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो टोटल पद हैं वो 725 पद हैं। इसमें से आपका SC ST OBC सब कटे हुए हैं, साथ ही EWS भी इसमें आया है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी है। लेकिन हम बात कर देते हैं ठीक ठीक अनारक्षित पदों की। 388 पद यहाँ पर अनारक्षित हैं। जो अभ्यर्थी भी इसमें जो है अनारक्षित पदों के सापेक्ष अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इतने पद यहाँ पे हैं और अपने अपने विषय वाइज हमने इसको चर्चा कर दी है। अब यहाँ पर दोस्तों ये डिटेल इसमें दिया गया है कि किस में, जैसे आपका 78 पद टोटल हैं हिंदी के अंतर्गत, तो कुल इसमें विज्ञापित पद जो हैं 16, अनुसूचित जाति के लिए 16 टोटल विज्ञापित पद हैं। इन 16 में से इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है महिला के लिए 30%। ठीक है, उत्तराखंड महिला
उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए 5% यहाँ पे एक पद जाता है। कुशल खिलाड़ी का ये 4% में एक पद जाता है। आंदोलनकारी में एक पद जाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में 2 पद जाते हैं। भूतपूर्व सैनिक में 1 पद जाता है। और उसके अलावा आपका अनुसूचित जाति में भी इसी तरीके से ये 3 पद टोटल हैं, ये इस तरीके से कट जाते हैं, आपस में बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्ग में दोस्तों 10 पद हैं, ये भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपस में। उत्तराखंड महिला, कुशल खिलाड़ी, ये इस तरीके से भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है दोस्तों। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात करें तो कुल विज्ञापित पद इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद हैं हिंदी में, ठीक है। और इसमें से जो दोस्तों इस तरीके से सारे अलग अलग पार्ट्स में ये बढ़ जाते हैं, आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से बढ़ जाते हैं, तो ये थोड़ा वो रहता है। ऐसा नहीं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 6 हैं तो 6 किसी को भी मिल सकता है, ऐसा नहीं, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। सामान्य जाति में देखिए हिंदी में 40 पद हैं। तो 40 के 40 पद दोस्तों ये सबके लिए नहीं होते। इसमें भी क्या हो जाता है, सामान्य जाति के तो हैं ही, लेकिन उसके अंदर जो आरक्षण होता है वो श्रेणी को भी आपको समझना ज़रूरी है। तो 40 में से 12 पद उत्तराखंड महिलाओं को जाएंगी। और उत्तराखंड अनाथ बच्चे को 2 पद जाएंगे। कुशल खिलाड़ी के 2 पद हैं। और उत्तराखंड आंदोलनकारी के 4 पद हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 1 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के 2 पद हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पदों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये फिक्स रहता है दोस्तों कि कितने पद हैं। तो फाइनली आपके पास जो पद रहेंगे ना, अगर आप एक सामान्य तरीके से देखें तो किसी प्रकार का कोई न तो महिला आरक्षण है आपके पास, ना कोई आरक्षण है, किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास लगभग 10-12 पद ही ऐसे होते हैं हर विभाग में, या हर सब्जेक्ट में, कि जिन पे कॉमन बिल्कुल बिना आरक्षित वाला जो है अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझें, तो ये दिया गया है इसके अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों अगर हम महिला शाखा में बात करें तो महिला शाखा के अंतर्गत हिंदी में 10 पद हैं, ठीक है। महिला शाखा में कितने पद हैं दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत 10 पद हैं, और जिसमें से अनारक्षित 7 हैं। अंग्रेजी में 14 पद हैं महिला शाखा में, तो अनारक्षित 12 पद हैं। और संस्कृत में 1 पद है। और भौतिक शास्त्र में 7 पद हैं, जिसमें 6 जो है अनारक्षित की श्रेणी में है। रसायन में 3 है, 3 में से 2 अनारक्षित हैं। गणित में 6 में से 5 अनारक्षित हैं, ठीक है। तो इस तरीके से महिला शाखा के लिए वैकेंसीज आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट में इस तरीके से निकले हुए हैं। अब इनका भी जो है महिला शाखा के जो वह हैं उनको भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ये देखिए हिंदी के जो 10 पद हैं उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इस आरक्षण को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो इसके हिसाब से तैयारी चाहिए। आज के समय में ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। अगर एग्ज़ाम अच्छे से फेयर तरीके से होता है दोस्तों, एक गुड क्वालिटी ही कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन लेता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्शन लेना इतना आसान है नहीं जो है गवर्नमेंट जॉब में। और अगर फेयर तरीके से सारी चीज़ हो जाती हैं तो एग्ज़ाम वही बंदा क्रैक कर पाएगा जिसके अंदर पोटेंशियल होगा, जिसके अंदर क्वालिटी होगी, और जो दिन रात मतलब मेहनत से अपना जो है लगा होगा, ठीक है, वही सिलेक्शन यहाँ पर लेता है। तो ये देखिए आप इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये हुआ। अब महिला शाखा प्रवक्ता भर्ती में दिव्यांगजन का क्या है, डिटेल यहाँ पे ये समझाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्रवक्ता के पद की, तो विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये पद हैं। और इसमें जो है 808 पद टोटल हैं। और वेतनमान दोस्तों लेवल 8 की ये जॉब रहती है, ठीक है, लेवल 8 की ये भर्ती है। और इसके अलावा पद का जो स्वरूप है अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत ये आती है। और न्यूनतम एज जो है 21 से 42 वर्ष तक यहाँ पर निर्धारित की गई है दोस्तों, ठीक है। तो ये एज लिमिट इसके अंतर्गत रखी गई है। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें अब अर्हताओं की बात करते हैं, क्योंकि अर्हता भी बहुत ज़रूरी है। समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों, इनमें समान यहाँ पर अर्हताएँ रखी गई हैं। समाजशास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सबके लिए एक जैसी इसमें अर्हता होती है। जैसे आपका भारत विश्वविद्यालय, भारत के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए विधि द्वारा स्थापित, ठीक है। और साथ ही जो है इसमें क्या होना चाहिए, राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से एलटी डिप्लोमा, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में बीएड, ठीक है। तो स्नातक उपाधि इनकी बीएड होना जरूरी है।
साथ ही प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में अगर बात करें, राजकीय और सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय में एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में बीएड की उपाधि होना जरूरी है। और अन्य में जीव विज्ञान के अंतर्गत भी आपका वही है, जीव विज्ञान से जंतु विज्ञान से स्नातकोत्तर उपाधि है। प्रवक्ता हिंदी में भी जो है हिंदी से स्नातकोत्तर होना चाहिए। और साथ ही जो है शास्त्री की उपाधि भी अगर होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और बीएड की डिग्री होना ज़रूरी है। संस्कृत में भी इसी प्रकार के आप देख सकते हैं, ये अर्हता रखी गई है, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। और कला कला के लिए थोड़ा चेंज है दोस्तों, इसमें फाइन आर्ट और ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और बीएड यहाँ भी कंपलसरी है, कला के लिए भी बीएड कंपलसरी है दोस्तों, आप देख सकते हैं बीएड इसमें कंपलसरी रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका कृषि शास्त्र की ये योग्यताएं हैं, और प्रवक्ता गृह विज्ञान की ये रखी गई हैं, प्रवक्ता वाणिज्य की ये रखी गई हैं। अब आय की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 1 जुलाई, इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए कि आय की गणना जो है विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और विनिश्चायक तिथि जो है अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के पश्चात नहीं होना चाहिए। तो 83 से पहले भी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और जो है 2004 के बाद भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अन्य आरक्षण के हिसाब से जो है इसमें छूट अनुमानी की गई है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसको जो है रोक कर इसको आराम से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है पूरे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे से आप इसको समझ लीजिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और अनिवार्य वांछित अर्हताएं जो हैं आपको हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आरक्षण की बात हमारी हो ही चुकी है। और आगे इसमें बढ़ते हैं तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन और दी गई है। तो 3 वर्ष की अवधि यहाँ पर कुछ कहा गया है। पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की 3 वर्ष, देखो 3 वर्ष की वैधता इसमें होती है, ये चीज़ के ध्यान दें। ऐसा नहीं कि बहुत पहले आपने बनाया हो तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो 10% आरक्षण वाला जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का, उसके लिए भी शर्तें कुछ रखी गई हैं दोस्तों। क्या रखी गई हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण इनके अंतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों पर 10% आरक्षण प्रदान करता है। और किया गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाए उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित या मान्य होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है उस तक जो है अवश्य धारित या मान्य होना चाहिए, ये जरूरी है। और इतने अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही ले पाएंगे। और इसके अंतर्गत जो है उत्तराखंड ऑनलाइन आवेदन पत्र करने वाले अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमति नहीं की गई है, ये बात आप समझ लें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप कुशल खिलाड़ी हैं तो ये इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। नेशनलिटी की बात कही गई कि भारत का स्थायी निवासी हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, और उसको जो है संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक है, किसी एक शर्त पर दिया गया है। इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और इस चीज़ को आप ध्यान से समझें। और चरित्र प्रमाण पत्र की बात, चरित्र की बात भी कही गई है। स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण बाद में किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर दिखाई गई है, किस तरीके से आप जो है इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसको आप देख सकते हैं, आसानी से इसको स्टडी कर लें। मैं इसीलिए इसको आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जहाँ पर आपको कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ भी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जो है शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान दें, देखो ऑनलाइन आवेदन में जो फॉर्म भरने का जो दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में बैक और एडिट के बटन पर क्लिक कर फॉर्म को वापस बैक जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या के समाधान नहीं तो आप यूकेपीएससी हेल्पलाइन पर भी ईमेल कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन के पश्चात आवेदन पत्र भरे गए डाटा को अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार संशोधन नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण
किए जाने के पश्चात मोबाइल नंबर एडिट नहीं किया जा सकता, ये चीज़ ध्यान दें। मोबाइल नंबर आप भरते वक्त बिल्कुल केयरफुली भरें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों संशोधन की। संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया आपको दे रखी है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो किस तरीके से संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लें। और फाइनल सबमिशन की भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, फॉर्म भरने की कैसे क्या करना है। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कि आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं, तो शुल्क का क्या है, देखिए शुल्क का भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित वर्ग का 150, अन्य पिछड़ा वर्ग 150, अनुसूचित जाति के लिए 60, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 150, कोई शुल्क नहीं दिव्यांग के लिए, और जो है ये अनाथ बच्चों के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही गई है दोस्तों, ये अनाथ बच्चों के लिए और दिव्यांग बच्चों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, और ये हमेशा होना चाहिए। साथ ही इसमें दोस्तों अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात है, तो आर्थिक रूप से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ा छूट होनी चाहिए। बाकी अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपये छूट रखी गई है, बहुत अच्छा किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग के लिए 150 रुपये। हालांकि जब यूकेपीएससी और यूकेएसएससी जब कोई फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, तो फीस 150 से 200 के बीच रहती है, तो ये तब भी ठीक फीस रहती है। लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी बड़ी फ़ीस रहती है, जैसे यूटेट होता है, सीटेट होता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा फ़ीस सबमिट करना होता है, तो ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्म ठीक है, इसमें नॉर्मल ये फ़ीस रहती है, तो कोई इसमें कोई बड़ा इशू नहीं रहता, तो इसलिए अभ्यर्थी जिसको फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये फ़ीस का हिसाब आपने देख लिया दोस्तों। इसके अलावा इसमें जो शर्तें होती हैं इसमें कि अगर एग्ज़ाम में कोई किसी प्रकार की कोई हरकतें पाएगी या कुछ जो है नकल करते हुए पकड़ेंगे, तो क्या क्या उनमें जो है कार्रवाई होगी, इसको इन्होंने दिया रहता है डिटेल पूर्वक। और साथ ही दोस्तों इसमें जो है अन्य श्रेणियों के जो अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र वो इस प्रकार के बने हुए होने चाहिए। तो ये आपका देख लीजिए, इसको भी इस तरीके का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का दिया गया है। और उसके अलावा आपका जो है उत्तराखंड पिछड़े वर्ग के लिए इस तरीके का प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रमाण पत्र इस प्रकार से मान्य होंगे, इनको भी आप देख लीजिए अच्छे से। और उसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आप देख सकते हैं, ये प्रमाण पत्र मिलेगा देखो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का होना चाहिए आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र। इस तरीके से 8 लाख से कम होनी चाहिए परिवार की, जो है 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से फ़ोटो लगी हुई और सब कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और निःशक्तता प्रमाण पत्र जो है वो इस प्रकार से बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें जो है उत्तराखंड में प्रवक्ता के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक, तो ये विशेष पॉइंट है जो जिसको समझना ज़रूरी है। तो अर्हकारी अंक के बाद जो कही गई है दोस्तों क्या है, इससे पहले हम इसमें अर्हकारी अंकों को स्टडी करते हैं कि कितने अंकों पर जो है क्वालिफाई होना है। तो इसमें जो है आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अनारक्षित के लिए 45 अंक लाना ज़रूरी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की श्रेणी के लिए 40 अंक लाना है, अनुसूचित जाति के लिए 35, उत्तराखंड के 35, और भूतपूर्व सैनिक 35, और उत्तराखंड के दिव्यांग 30, ठीक है। तो इतने अंक जो है न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद मेरिट कितने पर जाती है, कट ऑफ क्या रहती है, वो तो बात अलग है, लेकिन इतने मार्क्स पर क्वालिफाई होगा, यानी कि इतने मार्क्स नहीं होंगे तो वो ऐसे ही काउंट नहीं किया जाएगा। तो 45 अंक अनारक्षित के लिए ज़रूरी हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 ज़रूरी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी 40 रखे गए हैं। और उसके अलावा उनसे जनजाति के लिए 35, और उत्तराखंड के DFF 35, पूर्व सैनिक 35, और दिव्यांगजन के लिए 30 अंक। तो ये पूरी डिटेल है दोस्तों। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेते हैं अगली क्लास, और अगली क्लास में आपको इन्फॉर्म करेंगे दोस्तों इसके सिलेबस को लेकर। जब कल विज्ञापन जारी हो जाएगा तो इसका जो है सिलेबस पर हम चर्चा कर लेंगे, जब फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।